नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम भारत के संविधान में प्रधानमंत्री जी के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं शायद आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोग को अच्छे से याद होगा। और लोकसभा एवं राज्यसभा और संसद, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। याद रखिए दोस्त, मात्र 20 मिनट की वीडियो में संसद समझाया हूं, लोकसभा समझाया हूं, राज्यसभा समझाया हूं, इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष समझाया हूं। ठीक है, सबका कार्यकाल कितना होता है सब कुछ एकदम डिटेल 20 मिनट में आपको कंप्लीट में बताया हूं। बस इतना आप अगर पढ़ लीजिए आपका काम निकल जाएगा दोस्त। ठीक है, इतना ही तो आप बहुत आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप एक बार तो पढ़ के देखिए उसको, बस मात्र 20 मिनट में आपको पूरी जानकारी मैं दे दिया हूँ। ठीक है, आज पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपको बताया हूँ कि भाग 5 के अंतर्गत जितने भी आते हैं पहले उनको खत्म करेंगे, फिर भाग 6 के अंतर्गत जैसे कि राज्य आएगा, राज्य के बाद मुख्यमंत्री, विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद, राज्यपाल, जितने आते हैं, और उच्च न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत जितने आते हैं उस सबको उसके भाग 5 के बाद पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, दो चार मुख्य बातें जान लीजिए। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाने का संसद को होता है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं इसको। इनके ऊपर महाभियोग लगता है, महाभियोग के बाद ही हटाया जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, 1935 के द्वारा इसकी स्थापना हुई, 28 जनवरी 1950 का इसका उद्घाटन हुआ, ये भी आप लोग जान लीजिए। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश कोलिजियन प्रणाली द्वारा होता है। कोलिजियन प्रणाली का मतलब होता है दोस्त कि जो भी सबसे ज्यादा उम्र के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे होता है ना कि मान लीजिए 31, फिलहाल में कितना है 33 + 1 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, तो 33 अन्य न्यायाधीशों में से जिसका एज अधिक होगा उसको ही उठा के मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। लेकिन इसका उल्लंघन भी बहुत बार हुआ है। लेकिन चलिए, हमको तो एग्जाम निकालने से मतलब है, उल्लंघन हुआ है तो होने दीजिए। बस हमको ये ध्यान देना है दोस्त कि आखिर में ये होता किस लिए है, तो ये कोलिजियन प्रणाली द्वारा होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भाग 5 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इनके बारे में दिया गया है। कार्य शक्ति क्या क्या इनके बीच में इनके अंतर्गत आता है, सब इसके बारे में बताया गया है दोस्त। यकीन करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार 10 मिनट का वीडियो होगा, एक नहीं 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 100% आपका सारा कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय, कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है कि भारत का उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, या भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है कि ये एकीकृत है, ये 100% आपको याद ही रखना है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, याद रखना है। 1935 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, अनुच्छेद 124 में स्थापना, अनुच्छेद 124 के द्वारा स्थापना होता है, याद रखेगा। ठीक है, उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भाग 5 तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक के में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं कोलिजियन प्रणाली द्वारा। बताया ना, कोलिजियन प्रणाली का मतलब दोस्त यही होता है, मैंने आपको बता चुका है कि कोलिजियन प्रणाली का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो मुख्य न्यायाधीश जिसके उम्र होंगे, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, तो अन्य न्यायाधीशों में से ही कोलिजियन प्रणाली द्वारा बनाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश, और वो भी जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको। जिससे भी कभी अरविंद बोबड़े जी है ना, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ये अगर त्याग पत्र देना हो, ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं सबसे ज्यादा, ये मुख्य लिख लीजिएगा। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। पहले एक मुख्य न्यायाधीश थे, जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अभी 2019 में बढ़ा है, आपको पता है 2019 में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, आपको याद रखना है। ठीक, तो फिलहाल में अभी 34 है। ठीक, योग्यता भारत का नागरिक को सबको पता है, 10 वर्ष तक किसी अदालत में वकालत किया हो, याद रखें, 10 वर्ष तक किसी वकालत की हो किसी अदालत में। ठीक है, या किसी उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक जज हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज हो। ठीक है, राष्ट्रपति के नजर में संविधान का ज्ञाता हो, अगर राष्ट्रपति के नजर में वो संविधान का ज्ञाता हो या संविधान परिपूर्ण जानता हो, उस अवस्था में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो नियुक्त उसे मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा।
वेतन संसद तय करती है और भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 125 पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 125 के द्वारा। अनुच्छेद बहुत जरूरी है, इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 125 के द्वारा, ठीक। कार्यकाल, देखिए संविधान में इनका मिनिमम कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बातें दिया गया, ठीक है। ये 65, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो होता है 65 वर्ष, उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इनका 65 वर्ष, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। इनका 65 वर्ष, ठीक, 65 वर्ष तक अपने सेवा दे सकते हैं। उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं 65 वर्ष के बाद। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। सांसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है, लेकिन इसे हटाने का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। पूछता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का आदेश कौन पारित करता है? तो राष्ट्रपति पारित करते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, अब होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये क्या होता है भाई? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किसी परिस्थिति में अचानक मृत्यु हो जाती है मुख्य न्यायाधीश की, या मुख्य न्यायाधीश अचानक त्याग पत्र दे देते हैं और उनको किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये याद रखना है अनुच्छेद 126 के द्वारा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। किस परिस्थिति में बना सकता है मैं आपको बता चुका हूं। तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीश, देखिए राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश, देखिए राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उस परिस्थिति में की जाती है जब मान लीजिए काम बहुत ज्यादा हो और काम खत्म न हो पा रहा हो, आदमी का अभाव होता है, ठीक। उस परिस्थिति में ये मुख्य, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी को भी अस्थायी रूप से, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में वो अपने यहाँ उसको नियुक्त कर सकता है। ये अच्छे से याद रखेगा, अनुच्छेद याद रखते रहिएगा, ठीक है। 127 के द्वारा तदर्थ न्यायालय और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के क्या क्या स्वतंत्र है भाई, देख लीजिए। ये मूल अधिकार का गारंटर होता है। अगर कोई भी मूल अधिकार है उसका ये गारंटी प्रदान करता है, कुछ भी होने से इसके पास हम लोग जा सकते हैं। सेवानिवृत्त, देखिए सेवानिवृत्त होने के बाद ये किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये 100% आपको याद ही रखना, ठीक है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक। कार्यपालिका से यह अलग है, बोलता है ना कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, अनुच्छेद 50 बोलता है, आपको याद रखे, ठीक है। ये स्वतंत्र निकाय, ये इस पे किसी का जोर नहीं चलता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए देखिए शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, इनके जो नीचे है क्या क्या आता है, कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन सा क्षेत्राधिकार इनके अंतर्गत आता है। मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार के बारे में जान लीजिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करना, याद रखिएगा। पूछता है केंद्र और राज्य के बीच का निपटारा करना किसके अंतर्गत आता है, तो ये मूल क्षेत्राधिकार, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राज्य जल विवाद, किसी जैसे में कि कावेरी जल विवाद है ना, इनके अंतर्गत आता है, याद रखें, ठीक है। राज्य विवाद, राज्य और राज्य के बसात विवाद हो जाए, ये इन्हीं के अंतर्गत है, इनको ही सुलझाना है। अब देखिए न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, क्या इसका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षकरण, सब मैंने आपको पता है, हर एक 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार मैं आपको पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे होंगे तो क्लास को देख लीजिएगा मौलिक अधिकार में, ठीक है। परमादेश, उत्प्रेषण, मूल क्षेत्राधिकार को हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जाता है, पता है ना, सीधे। और ये जो है
मूल क्षेत्राधिकार हनन होने पे हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, चलिए। अपील क्षेत्राधिकार, निचली अदालत के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय जाना। अपील क्षेत्राधिकार का मतलब है कोई राज्य का उच्च न्यायालय होता है, पता है राज्य, हर राज्य में उच्च न्यायालय है, कहीं कहीं नहीं भी है। अगर कोई फैसला देता है जिसमें मृत्यु दंड दे दे या कुछ भी दे दे, ऐसा फैसला आपको लगे कि ये फैसला गलत है, तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ? दिल्ली में है, याद रखना। ठीक है, ये अपने दिमाग में आराम से बैठा लीजिएगा। सलाह क्षेत्राधिकार, सलाह भी तो देते हैं ना 143 के अंतर्गत। 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, याद रखेगा बस। अनुच्छेद याद रखेगा दोस्त, फिर बाद में मत बोलिएगा सर बता नहीं रहे आप। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, 131 में आता है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, यही मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, याद रखेगा। 137 निर्णय अथवा आदेश को समीक्षा करना। देखिए अनुच्छेद 137 कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी मुख्य न्यायाधीश अगर कोई फैसला दे दिया है तो उसको ये हक बनता है कि अनुच्छेद 137 के द्वारा उसका पुनः निरीक्षण कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, चलिए दोस्त, आई होप इसके बारे में अगर और कुछ जानना है, ये पांचों के बारे में या मूल क्षेत्राधिकार के बारे में या इसके बारे में, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षाकरण के बारे में, तो आप मूल और मौलिक अधिकार में पढ़ाया हूं, उसमें लास्ट में अनुच्छेद 32 जाइएगा। ठीक है, उसमें रीट पढ़ाया हूं, उसमें सबसे कंप्लीट आपको डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई त्रुटि है तो मुझे बताएं। चलिए दोस्त, बाय बाय।